जय हिंद दोस्तों, रसायन के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रिक्ता अग्रवाल। हम लोग हीट के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, और साथ में हमने ये भी देखा था कि एब्जॉर्प्टिव पावर या एमिसिव पावर यानी अवशोषण शक्ति या उत्सर्जन शक्ति क्या क्या होती है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके 3 लॉ है। एक है आपका, जो भी हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, एक होगा आपका किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम, स्टीफेंस लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तो क्या होता है किरचॉफ का नियम? किरचॉफ का नियम भी जो हम लोग ने ब्लैक बॉडी में टॉपिक पढ़ा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है निकल के आता है उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी जितना भी रेडिएशन हमने किसी बॉडी में डाला है उतना पूरा का पूरा रेडिएशन उस बॉडी ने अवशोषित कर लिया यानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उसका जो एमिसिव एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगा, अवशोषण शक्ति जो होगी उसकी, वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी निकल के। ठीक है, और ये हमेशा किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे किया जाता है और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। अब किरचॉफ का नियम क्या था? किरचॉफ ने जो अपना नियम दिया था वो नियम भी ब्लैक बॉडी पर ही आधारित था। क्या था किरचॉफ का नियम? किरचॉफ का नियम था अपना, तो किरचॉफ के नियम पे आ जाते हैं। किरचॉफ ने कहा था कि अगर कोई एक ब्लैक बॉडी है, कोई भी एक क्या था, कृष्णिक पिंड अगर कोई है, कोई ब्लैक बॉडी है, तो इस ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होगा, उस ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होगा, ये हो गया एमिसिव पावर आपकी, ठीक है, और ये हो गई एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी वो बदलेगा नहीं। अब इसका क्या मतलब था आखिरकार? और ये कांस्टेंट जो होगा ये एक्चुअली में किसके बराबर होगा, ये भी किरचॉफ ने बताया था। तो किरचॉफ ने कहा कि किसी भी ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर, पूरा लिख दे रहे हैं, और जो एब्जॉर्प्टिव पावर, दोनों ही एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर, यानी ये हो गया आपका उत्सर्जन शक्ति, और ये हो गई उसी बॉडी की, सेम बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, बॉडी डिफरेंट नहीं है, ये हो गई बॉडी की अवशोषण शक्ति। इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा ई लैम्डा के बराबर। मतलब कि ये जो है, ये जो किरचॉफ ने जो लॉ दिया था वो बेसिकली अगर हम उसको कहें तो वो किसी भी बॉडी के लिए भी कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के लिए था। ठीक है, कि कोई भी बॉडी जो है उस बॉडी का एक एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो बराबर आता है कैपिटल ई लैम्डा। अब एक कैपिटल ई क्या चीज है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने स्मॉल ई लिखा, यहाँ हमने स्मॉल ए लिखा, यहाँ हम कैपिटल ई लिख दे रहे हैं। कैपिटल ई लैम्डा क्या है? कैपिटल ई लैम्डा है आपका एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी का उत्सर्जन शक्ति। ठीक है, ई लैम्डा क्या है? एमिसिव पावर है किसकी? ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होगा। मतलब कि अगर मान लो कि कोई एक बॉडी ये है, ठीक है, कोई ये दूसरी बॉडी है, क्लियर, इस बॉडी का एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो आ रहा है, मान लो कि किसी एक वेवलेंथ पर, यानी कोई एक पार्टिकुलर तरंग दैर्घ्य है, मान लो कि हमने कहा तरंग दैर्घ्य जो है वो 100 एंगस्ट्रॉम है, कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हमने क्या दिया, हमने कहा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस वेवलेंथ पर और इस टेम्परेचर पर इस बॉडी का जो ई लैम्डा और ए लैम्डा का जो रेशियो है वो हमने कहा 20/10, यानी कितना हो गया? 2। ठीक है, और हमने कहा कि कोई एक दूसरी बॉडी है, ये एक बॉडी 1 है, किसी एक मटेरियल की बनी हुई कोई एक बॉडी है, ये बॉडी 2 है, किसी दूसरे मटेरियल की बनी है ये बॉडी। इस बॉडी का
सेम लेमडा पर और सेम टेम्परेचर पर, लेमडा सेम होना चाहिए और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इस बॉडी का जो ई लेमडा और ए लेमडा जो आ रहा है, इस बॉडी का हमने कहा जो ई लेमडा है वो 40 है और इस बॉडी का जो ए लेमडा एब्जॉर्प्टिव पावर है वो 20 है, तो इसका रेशियो भी कितना आ रहा है, 2। ठीक है, और ये 2 एक्चुअली में है किसके बराबर, ये 2 बराबर है ई लेमडा के। ई लेमडा क्या है यहाँ पे, ई लेमडा है आपका एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी वो जो ब्लैक बॉडी है जिससे इसको कंपेयर किया जा रहा है, वो ब्लैक बॉडी सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ और सेम टेम्परेचर पर उस ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर है, जो उत्सर्जन शक्ति है, वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये उसके बराबर होता है। ये था किरचॉफ का नियम। देखो इसको बोर्ड में सही तरीके से, ये था किरचॉफ का नियम। काफी कठिन हो जाता है कभी कभी समझना कि किरचॉफ का नियम था क्या। तो किरचॉफ ने ये कहा था कि कोई भी बॉडीज है, उन बॉडीज का जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम इसी बॉडी की बात करें, सेम बॉडी है अपनी, इस बॉडी में मान लो कि हमने जो इंसिडेंट कराया था रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है, और उससे इस बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। मान लो सेम बॉडी है, तो अब हम इस बॉडी पर जो रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं, उस रेडिएशन की तरंगदैर्घ्य हमने कहा 1000 एंगस्ट्रॉम है और इसका टेम्परेचर हमने कहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस बॉडी का जो ई लेमडा होगा, ए लेमडा होगा, वो बदल जाएगा। और हमने कह दिया कि अब ई लेमडा जो हो गया वो हमने कहा 80 हो गया, ए लेमडा हमने क्या दिया 40 हो गया। तो अभी भी इस बॉडी का, अच्छा हमने वेवलेंथ बदल दी है तो हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अब इस बॉडी की ई लेमडा कितना हो गया, हमने कहा कि ई लेमडा की वैल्यू हो गई इसकी 100, और 100 नहीं लिखते हैं, हमने कहा ई लेमडा की वैल्यू हो गई इसकी 30 और ए लेमडा हो गया इसका 10। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। एक एग्जांपल लेके सिर्फ आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। तो सेम वेवलेंथ पर एक ब्लैक बॉडी जो है, एक ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी पर अगर हम सेम वेवलेंथ पर, यानी वेवलेंथ वही है और टेम्परेचर भी कितना हो गया, वही सेम टेम्परेचर, इस पर इस बॉडी का जो ई लेमडा होगा वो कितना होगा, 3। तो हम किसी भी बॉडी को ब्लैक बॉडी से कंपेयर कर सकते थे डायरेक्ट, ये था किरचॉफ का नियम। ठीक है, हम किसी भी बॉडी को एक ब्लैक बॉडी से कंपेयर कर सकते थे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल सी जो कहानी थी वो ये थी कि ये जो ई लेमडा और ए लेमडा का जो रेशियो जो कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट ई लेमडा, कैपिटल ई लेमडा के बराबर होगा। और ये कैपिटल ई लेमडा क्या है, एक ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर है, उसी वेवलेंथ पर, उसी टेम्परेचर पर। ठीक, सरल भाषा में अगर किरचॉफ लॉ को समझने की कोशिश करते हैं तो किरचॉफ लॉ जो है वो है आपका कि गुड एब्जॉर्बर जो होता है, अगर कोई भी बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर भी होगी। यानी अगर कोई भी बॉडी अच्छी अवशोषक है तो वो अच्छी उत्सर्जक भी होगी। ये है ब्लैक बॉडी, ये कहा था किरचॉफ ने। ठीक है, किसी भी बॉडी के, यहाँ पे फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉडी के लिए कहा जा रहा है, किसी भी बॉडी के लिए ये चीज बोली गई थी। अगर कोई भी बॉडी अगर गुड एमिटर है तो वो गुड एब्जॉर्बर भी होगी, या गुड ऑब्जर्वर है तो गुड एमिटर भी होगी। और ये भी हम कह सकते हैं अगर कोई बॉडी बैड ऑब्जर्वर है, यानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है सही से, तो वो बैड एमिटर भी होगी। अगर बुरी अवशोषक है तो बुरा उसका उत्सर्जक भी होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, बालू होती है। दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है रेगिस्तान में, बहुत धूप होती है। धूप होने की, धूप तो हर जगह है, ठीक है, लेकिन वहां बालू होती है जमीन में।
तो बालू क्या होती है, गुड अब्जॉर्बर होती है, हीट की गुड एब्जॉर्बर होती है। बालू गुड एब्जॉर्बर होती है, इसीलिए दिन के समय में जो रेगिस्तान होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि बालू जो होती है वो सारी हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना। और रात के समय में क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी होगी, अगर गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी होगी, बहुत अच्छी उत्सर्जक भी होगी। रात के समय में क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जो हीट होती है उसको वापस कर देती है, तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो जो गुड ऑब्जर्वर होता है वो गुड एमिटर होता है, जो बैड ऑब्जर्वर होता है वो बैड एमिटर होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वाटर होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट विशेष उसमें बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो तुरंत गर्म नहीं होगा, है ना, लेकिन अगर वो चीज तुरंत गर्म नहीं होगी तो तुरंत ठंडी भी नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है कि जो हम लोग सिकाई के लिए जिस बैग का इस्तेमाल करते हैं उस बैग के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, लिक्विड में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो गुड ऑब्जर्वर नहीं होता है, मतलब बहुत जल्दी हीट को अवशोषित नहीं करता है, उसको समय लगता है हीट को एब्जॉर्ब करने में। और जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो बहुत जल्दी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वापस नहीं करता है, उत्सर्जित नहीं करता है, उसको समय लगता है उत्सर्जित करने में। तो क्या होता है कि भाई हम रात में लगा के सोते हैं, सुबह तक देखते हैं कि जो बैग होता है वो गर्म रहता है ना, जो पानी होता है उसके अंदर वो गर्म रहता है, तो बैग भी गर्म रहता है, रबड़ का बैग रहता है वो। तो इसीलिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, दूध और वगैरह किसी और लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करते। तो जो गुड ऑब्जर्वर होता है वो गुड एमिटर होता है, जो बैड ऑब्जर्वर होता है वो बैड एमिटर होता है। गुड ऑब्जर्वर का मतलब जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जो बहुत जल्दी हीट को अवशोषित कर लेता है। बैड ऑब्जर्वर मतलब जिसको समय लगता है हीट को अवशोषित करने में। क्लियर? तो एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान में बालू होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए दिन में बहुत रेगिस्तान गर्म होता है, रात में रेगिस्तान बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए रेगिस्तान में रात में बहुत ज्यादा ठंडक होती है इन कंपेरिजन टू लैंड। लैंड में क्या होता है, मिट्टी होती है और रेगिस्तान में बालू होती है। एक और देख सकते हो, जैसे मान लो कि एक लोहे की रॉड है और एक लकड़ी की रॉड है, कौन ज्यादा गर्म हो जाएगी, कौन पहले गर्म होगी, लोहे की रॉड, ये पहले गर्म होगी, लकड़ी की रॉड नहीं होगी, क्योंकि लोहा क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। अगर कोई चीज गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी होगी। तो इसीलिए तुम लोग ने ध्यान दिया होगा कि अगर मान लो लोहे की बेंच है कोई, एक बेंच लोहे की है और एक बेंच लकड़ी की है, ये लोहे की बेंच है, आयरन की है, और ये लकड़ी की बेंच है, ठीक है। जाड़े में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, चलो पहले बात गर्मी की कर लेते हैं। अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो लोहा क्या होता है, लोहे की बेंच जो होती है वो बहुत गर्म हो जाती है, आप उसमें बैठते हो तो गर्म चलने लगता है, तो नहीं बैठते हो। लकड़ी की बेंच ढूंढा करते हो, है ना, क्योंकि लोहा जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है, तुरंत हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो लोहा गुड ऑब्जर्वर होता है, इसलिए गर्मियों में हम लोग लोहे की बेंच पे बैठना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हाँ, रात में बढ़िया मजा आती है क्योंकि वो ठंडक हो जाता है, क्योंकि जो चीज जितनी जल्दी गर्म होगी वो उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। वहीं अगर हम जाड़ों की बात करते हैं तो जाड़े में क्या होता है कि लोहा जो होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा अवशोषक होता है और बहुत अच्छा उत्सर्जक भी होता है, तो जाड़ों में क्या होता है, अगर सुबह सुबह जाओ एकदम कोहरे में, कि जब सूरज उदय नहीं होता है उससे पहले, लोहे की बेंच जो है, एक लकड़ी की बेंच है, लकड़ी की बेंच में बैठोगे तो उतना दिक्कत नहीं होगा, उतनी ठंडक नहीं लगेगी। और अगर आप लोहे की बेंच में बैठ गए तो क्या होगा, ठंडक के कारण पसीने छूट जाएंगे, तो बहुत ज्यादा वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि दिन में उसने जो भी अवशोषण किया होगा ऊर्जा का सूरज से, वो सब उसने क्या किया था, रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया, वो क्या हो गया, उत्सर्जित कर दिया सारी ऊर्जा को। तो क्या हुआ, लोहा बहुत जल्दी ठंडा हो गया, है ना। तो लोहा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, इसलिए हम लोग लोहे की बेंच को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन लोहे की बेंच मजबूत रहती है, इसलिए ज्यादातर आपको हर जगह पे लोहे की बेंच ही मिलती है। लकड़ी की बेंच होती है वो टूट फूट जाती है, क्योंकि लोहा क्या होता है, धातु होता है, और धातु जो होता है वो बहुत अच्छा गुड एब्जॉर्बर भी होता है। अब जैसे यहीं पर अगर एक और हम एग्जांपल ले लें, कि जैसे मान लो कि हमने लोहे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया और लकड़ी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया, ठीक है, और हमने क्या किया,
दोनों को एक बंद कमरे में रख दिया, दोनों को एक बंद कमरे में रख दिया, और दोनों से क्या होगी, चमक आपको मिलेगी। तो ज्यादा चमक किसमें देखने को मिलेगी, ज्यादा चमक किसमें देखने को मिलेगी, कौन चमकीला दिखेगा, लोहा की लकड़ी। एक सेकंड में सोचो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बताओ, लोहा, जो लोहे की धातु होगी, जो लोहे की रॉड होगी, वो ज्यादा चमकीली हमको दिखेगी बंद कमरे में, ठीक है, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर भी होती है और गुड एमिटर भी होती है हीट की। अच्छा, एक और इसमें एग्जांपल होता है, आप लोगों ने अम्ब्रेला देखा होगा, छाता, सबने देखा है भाई छाता, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो छाता नहीं जानता होगा, ठीक है। छाते में आपने एक चीज को ध्यान दिया होगा कि छाते में जो ऊपर का पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है छाते का, वो ये छाता बन गया है आपका, ठीक है, ये छाता बना दिया मैंने। ऊपर का पोर्शन जो होता है वो ब्लैक होता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है, अंदर का जो पोर्शन होता है, वो व्हाइट होता है। ऐसे रहता है ना छाता, और ये डंडी होगी इसकी, ये वाला जो छाता नहीं आता था, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि अम्ब्रेला में ऊपर का पोर्शन ब्लैक होता है और नीचे का पोर्शन व्हाइट होता है, इसके पीछे का क्या रीजन होता है। अगर हम इसको पलट दें तो क्या होगा, आखिरकार छाते में यही कलर क्यों इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि सबसे पहले तो यही कलर का छाता आता था, अब आने लगा है डिफरेंट डिफरेंट कलर का छाता, लेकिन जो सबसे सही छाता होता है वो यही छाता होता है। अगर हमको गर्मियों में छाता का इस्तेमाल करना है तो हम इसी छाते का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बरसात में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम गर्मियों में छाते का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमें यही वाला छाता इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें ऊपर की परत जो होती है वो पूरी ब्लैक होती है, और नीचे क्या होता है, चांदी जैसे लगा रहता है, व्हाइट कलर की चांदी जैसे रहता है ना, तो पूरा व्हाइट नहीं होता है, चांदी जैसा रहता है वो। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है ऊपर ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक कलर होता है वो क्या होता है कि बहुत अच्छा अवशोषक होता है। तो तुरंत क्या होगा कि गर्मियों का दिन का मौसम है, अब ऊपर का ब्लैक कलर है, तो जैसे ही सन से तो रेडिएशन मिल ही रहा है, सन से तो विकिरण मिल ही रहा है, तो पूरा का पूरा विकिरण क्या करेगा, ये तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्योंकि ब्लैक है तो गुड एब्जॉर्बर होगा, और जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर भी होगा। ये किसने बता दिया था, ये किरचॉफ ने बता दिया था। तो जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर भी है, तो ये सन से जितना भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो सारा का सारा रेडिएशन क्या करेगा, तुरंत एमिट कर देगा। तो जब ये पूरा का पूरा रेडिएशन एमिट कर देगा, तो नीचे का जो पोर्शन है, व्हाइट कलर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में तो कोई भी रेडिएशन नहीं आएगा, और अगर मान लो थोड़ा हल्का फुल्का जो रेडिएशन आ भी गया, क्योंकि व्हाइट कलर जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर नहीं होता है, गुड एब्जॉर्बर नहीं होगा तो गुड एमिटर भी नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो जो हीट है वो थोड़ा सा आपको क्या होगा, हल्का सा गर्म आपको महसूस होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो गुड एमिटर नहीं होगा, तुरंत उत्सर्जित नहीं करेगा ऊष्मा को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का पोर्शन ब्लैक रखते हैं, ताकि ये इस पे जितनी भी हीट पड़े वो सारी की सारी हीट क्या हो, तुरंत उत्सर्जित हो जाए, वो पूरी पूरी ऊष्मा क्या हो, तुरंत उत्सर्जित हो जाए, जितनी पड़े वो पूरी की पूरी उत्सर्जित हो जाए, तो नीचे कोई भी ऊष्मा नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम खड़े हैं और हमें क्या होगा, गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि नीचे व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर नहीं होता, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अगर मान लो कि उसने हल्की फुल्की हीट एब्जॉर्ब भी कर ली तो फिर वो उसको अवशोषित नहीं करेगा, वही हमें हल्का फुल्का गर्म महसूस होता रहता है। और अगर मान लो कि इसका उल्टा होता है, यानी छाता बनाने के वाले के पास में कितना दिमाग रहा होगा, ये चीज सोचो, सोचो जब छाता बना होगा तो कितना दिमाग लगाया गया होगा छाता बनाते टाइम पर। जरा ढूंढना गूगल पे कि सबसे पहले इस छाते का आविष्कार कहाँ हुआ था और किसने किया था। आखिरकार ब्लैक कलर उसको, उसके दिमाग में किरचॉफ का नियम यानी था, उसको मालूम था किरचॉफ के नियम के बारे में, तभी उसने ऊपर का जो पोर्शन था उसको क्या किया, ब्लैक किया, व्हाइट नहीं किया। और अगर मान लो कि ऊपर का पोर्शन अगर मान लो व्हाइट हो जाता, जो कि बनता नहीं है, अगर ये तो भाई ऐसा छाता तो नहीं किसी ने देखा होगा,
क्योंकि ऐसा छाता तो एकदम बेकार है गर्मी के हिसाब से। अगर मान लो ऊपर का पोर्शन व्हाइट है तो क्या होगा, ये गुड एब्जॉर्बर तो नहीं है हीट का, तो कहना चाहिए तो हीट नहीं एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन सन से तो सोलर रेडिएशन मिल रहा है, वो तो बहुत ज्यादा है, सन से सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो कितना कोशिश करेगा कि सन का सोलर रेडिएशन ना एब्जॉर्ब करे, वो तो इतना अथाह है। और ये छाता तो आपका जरा सा है, तो मानी बात है कि रेडिएशन तो आएगा ही आएगा और इसको मजबूरन में उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना भी पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, भाई इसको रेडिएशन तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा क्योंकि वो रेडिएशन कहाँ से आ रहा है, सीधे सन से आ रहा है, और सन से आने वाले रेडिएशन को तो ये छाता मना नहीं कर पाएगा क्योंकि सर इसका बाप है ना। तो सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर तो होता नहीं है, बैड ऑब्जर्वर होता है, तो ये बैड ऑब्जर्वर है तो बैड एमिटर भी है। तो अब ये रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा, धीरे धीरे रेडिएशन को एमिट कर रहा है। अब जब ये रेडिएशन को एमिट कर रहा है तो ये रेडिएशन कहाँ एमिट करेगा, इसके नीचे, इसके नीचे रेडिएशन को एमिट कर रहा है। चलो हमने क्या दिया कि चलो हमने कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं रेडिएशन एमिट कर रहा है, ये रेडिएशन ऐसे एमिट कर रहा है, ये रेडिएशन बहुत धीरे धीरे एमिट करेगा। ठीक है, लेकिन इसके नीचे की जो परत थी, क्योंकि जितना इसने एब्जॉर्ब किया तो किया, जितना इसने एब्जॉर्ब कर पाया तो कर पाया, लेकिन इसके नीचे की जो परत थी वो थी ब्लैक, वो इसके नीचे की परत थी। ठीक है, बची हुई रेडिएशन किसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो इसने कुछ तो ऊपर भेजा कुछ तो नीचे भी जाएगा ना, सारा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ तो ट्रांसमिट भी होगा। तो जो रेडिएशन नीचे गया वो सारा का सारा रेडिएशन किसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस ब्लैक वाले ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। और जब इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लैक कलर जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, अच्छा अवशोषक होता है और वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो वो रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा, और कहाँ एमिट करेगा, आपकी खोपड़ी के ऊपर, हमारी खोपड़ी के ऊपर इस रेडिएशन को एमिट करेगा। तो जिससे क्या होगा, हमें गर्म महसूस होगा। इसलिए जो भी छाते बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे। गर्मियों में हम लोगों को हमेशा इसी प्रकार के छाते का इस्तेमाल करना चाहिए। बरसात में तो रंग बिरंगे छाते आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में यही छाता इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो भी अच्छा एमिटर होता है वो अच्छा अब्जॉर्बर होता है, जो अच्छा एमिटर नहीं होता है वो अच्छा अब्जॉर्बर भी नहीं होता है। तो ये किरचॉफ का नियम था और ये यहाँ पे पूरा होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका जो नियम है वो है स्टीफेंस लॉ, स्टीफेन का नियम। जो स्टीफेंस लॉ था उसको स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ कहा जाता है, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफेन बोल्ट्जमैन, 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 एक मिनट, स्टीफेन बोल्ट्जमैन नियम क्या है ये, देखो जो स्टीफेन बोल्ट्जमैन नियम है वो भी सब कुछ है। जो किरचॉफ का नियम था वो तो किसी भी एक बॉडी के लिए था, लेकिन उसको कंपेयर किया गया था एक ब्लैक बॉडी के साथ में, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। जो स्टीफेन का जो नियम था वो नियम इन्होंने स्टार्टिंग में तो एक बॉडी के लिए बोला था, इन्होंने कहा था कि हम एक बॉडी के लिए एक नियम देने जा रहे हैं। वो नियम क्या था, इन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है, ये कौन सी एनर्जी थी, ये एनर्जी जो थी, एक मिनट रुको जरा, इस बॉडी को जरा ऊपर पहुंचा दे ताकि इस एनर्जी के बारे में सही से लिख सके। इन्होंने कहा, स्टीफन ने जो कहा था, स्टीफन ने एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। ठीक है, स्टीफन ने क्या किया था, आखिरकार इसमें बोल्ट्जमैन का रोल कहाँ से आ गया है, उसका रोल इसलिए आया क्योंकि स्टीफन ने जो ये नियम दिया था, इन्होंने पहली बात है एक बॉडी के लिए ये नियम दिया था, दूसरी चीज इन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोला था, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी सिर्फ एक थ्योरी दी थी, उसके पीछे का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं दिया था। ठीक है, बाद में इसको बोल्ट्जमैन ने प्रूव किया था सही तरीके से, मतलब इन्होंने थ्योरेटिकल दे दिया था, उसके साथ में अपना जो फॉर्मूला था वो भी बता दिया था, लेकिन वो उसको सही तरीके से प्रूव नहीं कर पाए थे। जो उसका सही सॉल्यूशन जो था वो बोल्ट्जमैन ने किया था, और इन्होंने ये नियम सिर्फ एक बॉडी के लिए दिया था, जबकि बोल्ट्जमैन ने बाद में बताया कि ये नियम सिर्फ एक ब्लैक बॉडी में ही फॉलो होगा। ठीक है, अब ये नियम क्या था, नियम को जरा जान लेते हैं, इसलिए इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहा जाता है, कभी कभी इसको स्टीफेंस लॉ भी कहा जाता है। ठीक है,
अगर क्वेश्चन में आपसे स्टीफन का नियम पूछा जाए तो भी आप यही बताएंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम पूछा जाएगा तो भी आप यही बताएंगे। नियम को नहीं चेंज करना है। नियम क्या था, नियम को जरा ध्यान से देखो। नियम ये था कि अगर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी की जो एनर्जी है, उस बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के। अब ये E क्या है एक्चुअली में, E जो है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम है। ठीक है, जो एनर्जी है ये क्या है, हीट गिवन टू दैट बॉडी, उस बॉडी को जो हीट दी जा रही है, उस बॉडी से जो हीट निकल रही है, उस बॉडी का एरिया, और जितना समय लग रहा है रेडिएशन में वो किसके बराबर होगा, T की पावर 4 के बराबर होगा। T क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। T क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो कोई भी बॉडी है, अगर वो बॉडी हीट एनर्जी को रेडिएट कर रही है, हीट एनर्जी रेडिएटेड बाहर निकाल रही है, उत्सर्जित कर रही है, अगर कोई भी बॉडी है वो हीट एनर्जी को रेडिएट कर रही है, तो वो हीट एनर्जी का जो रेडिएशन है वो किसके बराबर है, T की पावर 4 के। किसके बराबर है, T की पावर 4 के, जहाँ पे T जो है आपका वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसके बारे में पहले ही कई बार डिस्कस हो चुका है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष तापमान बोलते हैं। और हमेशा याद रखना जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसका यूनिट हमेशा क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन में लिया जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी जो रेडिएट कर रही है, कौन रेडिएट कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएट कर रही है, वो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है किसके, टेम्परेचर की पावर 4 के। क्लियर, ये हीट एनर्जी एक्चुअली में क्या होती है, Q अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये T क्या है, टाइम है, तो ये जो E होता है ये Q अपॉन एरिया इनटू टाइम होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ये जो एनर्जी होती है ये Q अपॉन एरिया इनटू टाइम होता है। ठीक, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं रेट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड, रेट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड। जो हीट एनर्जी जो एमिट हो रही है उसका, उसकी दर, ठीक है, उत्सर्जन की दर, ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ये ऊष्मा उत्सर्जन की दर याद रखना, ये क्या चीज है, ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ऊष्मा उत्सर्जन की दर है ये, ठीक है, अपॉन टाइम है। ठीक, अब यहाँ से और क्या चीजें निकल के आती हैं, पहली चीज की इसकी यूनिट वगैरह अगर देखना चाहो तो इसकी यूनिट क्या होती है वो अपने को मालूम होनी चाहिए। तो Q होता है इसकी यूनिट, अगर यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगता है उसको जब हटाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, ये जो कांस्टेंट होता है यही होता है आपका सिग्मा। ये कांस्टेंट जो होता है ये सिग्मा होता है, और ये सिग्मा क्या होता है, स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, इसको स्टीफेंस का नियतांक बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.67 10 की पावर -8। यूनिट बता सकते हो कि क्या होगी, यूनिट बता सकते हो कि क्या होगी, बता सकते हो, 8 पॉइंट नहीं है यार, 5 पॉइंट है, एक बार चेक कर लेना, 5 पॉइंट है। यूनिट कैसे इसकी कैलकुलेट करोगे, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी E अपॉन टी की पावर 4, यही होगी इसकी यूनिट। E क्या है आपका, ये है आपका Q अपॉन एरिया इंटू टाइम, और ये टेम्परेचर की पावर 4। ठीक, Q क्या है, जूल में है, एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा, टाइम आपका सेकंड में होगा, और टेम्परेचर आपका केल्विन की पावर 4। ठीक, अब जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट होता है, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इंटू नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर ऐसे डैश कर करके लिखी जाती है यूनिट को। ठीक है, तो सिग्मा जो है इसकी यूनिट क्या बन गई अपनी निकल के आगे, ये है ना सिग्मा, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, 5.67 10 की पावर -8
वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। दिस इज सिग्मा। इसको याद रखना, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 है, और सिग्मा जो होता है वो स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, उसका मान कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप किसी भी बॉडी की बात करें, मतलब कोई भी ब्लैक बॉडी हो, वो उसका मान जो होगा वो कभी नहीं बदलेगा। ये ब्लैक बॉडी के लिए है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, अगर वो एनर्जी को अवशोषित कर रही है, सॉरी क्या करना है, उत्सर्जित कर रही है किसी टेम्परेचर T1 पर, और वो कितनी है, E1 इज इक्वल टू सिग्मा T1 होगी, ठीक है। और अगर हमने कहा कि एक दूसरे टेम्परेचर पर वो एनर्जी को जो अवशोषित उत्सर्जित कर रही है वो हमने कहा E2 है, तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा T2 की पावर 4 हो गया। इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बना, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और इस पूरे की पावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन मान के चलिए पूछा ही जाएगा, कि कहा जाएगा कि कोई एक ब्लैक बॉडी है, वो किसी एक टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी उत्सर्जित कर रही है, फिर किसी दूसरे टेम्परेचर पर वो कितनी एनर्जी उत्सर्जित करेगी। या ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि दूसरे किसी टेम्परेचर पर वो इतनी एनर्जी उत्सर्जित कर रही है, तो वो जो दूसरा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। और हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन में टी होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो आपका सेंटीग्रेड में लिखा होगा। मान लो कि यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा याद रखना, उस टेम्परेचर को तुम्हें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केल्विन में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, 300 केल्विन। उसके बाद उसमें सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना और तुम्हारा आंसर निकल आएगा, ठीक। तो ये तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था। इसी लॉ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बोल्ट्जमैन ने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे तो जो बॉडी है, जो एनर्जी को एमिट कर रही है, बाहर निकाल रही है, जो हीट एनर्जी एमिटेड हो रही है उस ब्लैक बॉडी से, रेडिएट हो रही है उस ब्लैक बॉडी से, रेडिएट मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है, रेडिएट हो रही है उस ब्लैक बॉडी से, तो बाहर का तो एटमॉस्फेयर का कोई टेम्परेचर नहीं लिया गया है। अगर मान लो कि बाहर के एटमॉस्फेयर का भी कुछ टेम्परेचर हो, ध्यान से सुनना, मान लो कि ये कोई एक ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T है, ठीक है। जो बाहर ये ब्लैक बॉडी जो है वो किसी एंक्लोजर के अंदर बंद है, किसी बॉक्स के अंदर बंद है, या हम ये कहें कि जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमने कहा T0 हो गया, ये बाहर का टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कह दो, या जिस बॉक्स का टेम्परेचर कह दो, जिस बॉक्स में वो ब्लैक बॉडी बंद है उसका टेम्परेचर बोल दो कि वो हो गया T0, ठीक। अब ये ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी उत्सर्जित करेगी, क्या उतनी ही करेगी, यही करेगी, यानी जो नेट उत्सर्जन इस ब्लैक बॉडी से जो अपने को मिलेगा क्या वो यही होगा या कुछ बदल जाएगा। ये चीज सोचने वाली बात है, कैसे इस चीज को सोचोगे। अब देखो, अगर हम ये कहें कि जो ब्लैक बॉडी है वो कितना हीट एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो वो तो रेडिएट करती है इतना ही, रेट ऑफ हीट रेडिएटेड, वो तो इतना ही है उसका, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये तो हीट एनर्जी इतना रेडिएट कर रही है, लेकिन हीट ये जितना रेडिएट कर रही है, तो क्योंकि कोई भी ब्लैक बॉडी है वो रेडिएट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है, तो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगी, एटमॉस्फेयर से करेगी, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे ये रेडिएट तो कर रही है, ये रेडिएट तो कर रही है, और जिस दर से ये रेडिएट कर रही है, उत्सर्जित कर रही है विकिरण को, वो दर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, इस दर से तो उत्सर्जित कर रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक टेम्परेचर बाहर है एटमॉस्फेयर का, कितना है T0 टेम्परेचर है, तो ये अवशोषित भी कर रही होगी, ले भी रही होगी, तो जो ये ले रही होगी तो किससे ले रही होगी, बाहर के एटमॉस्फेयर से ले रही होगी, तो रेडिएट तो कर रही है और साथ ही साथ क्या कर रही है, अवशोषित भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है। रेट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, जितना ये अवशोषित कर रही है, अवशोषित भी कर रही होगी, उत्सर्जित कर रही है तो अवशोषित भी कर रही होगी, तो ये जो अवशोषित कर रही है
और टी की पावर 4 से कर रही है, इज दैट प्रोपोर्शनल टू टी नॉट की पावर 4। ये बात आई क्लियर यहाँ समझ में? भाई अगर रेडिएट कर सकती है तो एमिट कर सकती है तो अब्जॉर्ब भी कर सकती है। रेडिएट कर रही है जो उसका टेम्परेचर है और एब्जॉर्ब करेगी दूसरे के टेम्परेचर से, तो नेट हीट एनर्जी जो उसने रेडिएट की है अब कितनी रेडिएट करेगी, तो नेट हीट एनर्जी जो रेडिएट करेगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि भाई रेडिएट तो ज्यादा करेगी क्योंकि वो एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो कितनी करेगी, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर आ जाता है तो जो ब्लैक बॉडी होती है वो इतनी हीट एनर्जी को उत्सर्जित करेगी ये उत्सर्जित का कुल मान हो गया, ठीक है। मतलब अब जो हीट एनर्जी वो रेडिएट करेगी वो कितनी होगी, T4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, लगा दो भाई ये कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या होता है हमेशा याद रखना, वो कांस्टेंट होगा आपका स्टीफन कांस्टेंट। यही था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ध्यान में क्या रखना, इस फॉर्मूले को बिल्कुल ये फॉर्मूला नहीं भूलना। और दूसरी चीज ध्यान में क्या रखनी है, इसमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है। याद रखना मैक्सिमम गलती यहीं पर होती है कि टेम्परेचर को हम किस में कर देते हैं, सेंटीग्रेड में लिखा हुआ सेंटीग्रेड में करके क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व करके दे देते हैं, और फिर उसमें जो आंसर मैच नहीं करता है फिर कहते हैं कि ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। ठीक, ये गलती एग्जाम में मत करना। बाकी हम लोग जब प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करेंगे तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से वहां ध्यान में देखेंगे, तब क्वेश्चंस को वहां पे किया जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन का शीतलन नियम, शीतलन है कि शीतलता नियम है, शीतलन नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। सब आपके टॉपिक है भाई, कोई भी टॉपिक बाहर से नहीं उठाया है मैंने, और कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम जरा इसके बारे में अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट है। न्यूटन का शीतलन नियम पहली बात है जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उसी पे आधारित है, ठीक है। दूसरी बात कि इस नियम पर न्यूटन ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, एक लिमिटेशन लगा रखी थी। वो लिमिटेशन उन्होंने ये लगा रखी थी कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात की ना कि एक बॉडी का टेम्परेचर है और एक सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो यानी दो टेम्परेचर का क्या हुआ, यहाँ डिफरेंस हुआ, ठीक है। दो टेम्परेचर का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, अंतर हुआ, दो टेम्परेचर में, दो तापमानों में अंतर हुआ। तो न्यूटन ने ये कहा था कि ये जो न्यूटन का नियम है ये सिर्फ तभी लागू हो सकता है जब जो डिफरेंस है, जो तापमानों में जो अंतर है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, दोनों बॉडीज यानी एक वो बॉडी जिसकी बात हो रही है, दूसरा सराउंडिंग, जो उसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, उन दोनों चीजों का जो टेम्परेचर है उनका जो अंतर है वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब 30-40, 20-30 मान लो, 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना उन्होंने कहा था अंतर होना चाहिए, इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तभी ये जो न्यूटन का नियम है ये लागू होगा। इतना उन्होंने कहा था, इतना अंतर होना चाहिए। अब है क्या न्यूटन का नियम, देखो न्यूटन ने जो नियम दिया था वो उन्होंने कहा था कि जो बॉडी है, उस जो बॉडी है, अच्छा जो नहीं है कि न्यूटन का नियम ब्लैक बॉडी पे ही लागू हो, ये हर एक बॉडी के लिए था ये, ठीक है। न्यूटन का नियम हर एक बॉडी पे लागू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक बॉडी पे ही लागू होगा। हाँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो था वो सिर्फ ब्लैक बॉडी पे ही लागू था। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं आपको याद रखने वाली है। ये न्यूटन का नियम हर एक बॉडी के लिए है, जबकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए कहा गया था। इन्होंने कहा था कि जो रेट ऑफ हीट लॉस है,
जो भी बॉडी है उस बॉडी का जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी का और सराउंडिंग का, उतना ज्यादा उस बॉडी से हीट का लॉस होगा, यानी उस बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा। जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, उस बॉडी का टेम्परेचर हमने कहा 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और सराउंडिंग का हमने कहा टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, ऐसे तो बढ़ेगा, ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम ले लेते हैं, हमने कहा सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस बॉडी का जो टेम्परेचर हीट जो कम हो रही है, हीट कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, इस बॉडी से सराउंडिंग में हीट जा रही होगी, है ना। तो इस बॉडी का हीट कम होगा, या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो होगा इस बॉडी का घटेगा, ये हीट छोड़ेगी। तो इस बॉडी का टेम्परेचर हीट का जो दर है वो ज्यादा तेजी से गिरेगा अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी जल्दी ये बॉडी जो होगी वो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी जल्दी ये बॉडी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। तो इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वो निकल के आता है डी थीटा अपॉन डी टी। टेम्परेचर में गिरावट हो गई, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसके, थीटा माइनस थीटा नॉट के। थीटा बॉडी का टेम्परेचर है और थीटा नॉट क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। क्लियर, बात यहां से क्लियर हुई। तो यही था न्यूटन का शीतलन नियम। अब यहां पे देखो स्टीफन ने क्या बताया, स्टीफन ने बताया कि कितना हीट बाहर निकल रहा है। स्टीफन ने क्या बताया, यही तो बताया था ना, कहाँ गया स्टीफन, वापस आओ। ये स्टीफन ने बताया कितना हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है। और न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि जो हीट बाहर निकल रही है वो किस दर से बाहर निकल रही है, रेट, किस दर से हीट बाहर निकल रही है, तो उस बॉडी से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी थीटा अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा जो होता है वो बॉडी का टेम्परेचर होता है और थीटा नॉट जो होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। यानी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर गिर रहा है, कम हो रहा है, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बाहर का वातावरण का टेम्परेचर कितना है, ना कि इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। जैसे कि अगर तुम लोगों को ध्यान होगा कि बचपन में क्या होता था, आज भी घरों में क्या होता है, जैसे मान लो कि इसमें मिल्क है, ग्लास में क्या है, मिल्क है, ठीक है, और मिल्क जो है वो हमने कहा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब मिल्क को क्या करना है भाई, ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए जल्दी से, क्योंकि मिल्क पीना है तो इसको ठंडा करना है, तो क्या किया, इस गिलास को एक कंटेनर पे रख दिया, कंटेनर के अंदर इस गिलास को रख दिया, और जिस कंटेनर के अंदर उस गिलास को रखा तो क्या किया जाता है, उस पे पानी भर दिया जाता है। देखा है, किसी भी चीज को अगर हमें ठंडा करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक वो चीज लेते हैं, तुम्हें सब्जी ठंडी करनी है, जल्दी सब्जी खानी है, सब्जी क्या करोगे, अपने बाउल में लोगे, फिर उसको एक बड़े से पतीले में, एक बड़े से बाउल में उस अपने छोटे से कटोरे को रख दोगे, उससे क्या होगा, तुम्हारी सब्जी जल्दी ठंडी हो जाएगी। आखिरकार क्यों, उसके पीछे किसका नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम लगता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो कि ये वाटर है, अब वाटर का टेम्परेचर हमने कहा कि है कितना है, हमने कहा कह दिया वाटर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत गर्म है यार, काम करो, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बराबर ही होगा, भाई पानी है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है हमने कह दिया कि वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब जो मिल्क है, ये मिल्क क्या होगा, ठंडा होना स्टार्ट होगा, दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा,
क्यों दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा? उसके पीछे का कारण क्या है कि इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में अंतर है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपनी हीट एनर्जी को लॉस करेगा, ये अपनी हीट एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, और इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। मिल्क का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, और जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे करके ये मिल्क जो होगा वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। यानी मिल्क का ठंडा होना डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है। अगर मान लो तुमने जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लिया वो 30 डिग्री का पानी ना लेके हमने कह दिया कि भैया हमने जो पानी लिया है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक उबला हुआ पानी हमने भर दिया उस कंटेनर में। अब क्या मिल्क उतनी ही जल्दी ठंडा होगा जितनी जल्दी पहले ठंडा हुआ होगा? नहीं। अब मिल्क का ठंडे होने का जो रेट है, जो टाइम है, जो दर है, वो बढ़ जाएगी। अब इसको ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। मिल्क का टेम्परेचर तो नहीं बदला, लेकिन इसका टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो जो रेट ऑफ हीट लॉस है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो घट गया, डिफरेंस घट गया, तो अब जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो क्या होगा, वो भी घट जाएगा, ठीक है, वो भी घट जाएगा। यानी धीरे धीरे अपना मिल्क अब ठंडा होगा। वैसे जैसे कि अगर मान लो कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, हमने कहा कि एक गिलास में तो मिल्क भरा हुआ है, भर दिया भाई, इसमें मिल्क भर दिया हमने, ठीक, और जो कंटेनर है उस कंटेनर पे हमने क्या कहा कि एक कंटेनर में तो हमने पानी भर दिया, ठीक है, और सेम यही सिचुएशन ली हमने, सेम सिचुएशन ली है अभी, और इसमें क्या किया हमने, वही दूध ले लिया, सेम क्वांटिटी का दूध है भाई, गिलास मोटा पतला हो गया उसकी बात अलग है, लेकिन वो हमने वही एक गिलास लिया है 250 ml वाला, ठीक है, और जो कंटेनर है उसको भी हमने वही कंटेनर लिया है, कंटेनर को हमने चेंज नहीं किया है। मान लो कि अब एक कंटेनर में हमने क्या भर दिया है, वाटर भर दिया है, और दूसरे कंटेनर में हमने क्या भर दिया है, आइस भर दी है, और जो मिल्क है वो अभी भी दोनों ही कंटेनर्स में कितने डिग्री पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक। अब कौन सा जल्दी ठंडा होगा, ये वाला कि ये वाला, सोच के बताओ, ये वाला जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि इसमें वातावरण का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पानी भाई मान लो कि 20-30 में तो रहा ही होगा, है ना, तो यहाँ पे कम इसका जो ठंडा होने का जो दर है वो काफी कम होगी, यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो डिपेंड इस चीज पे करता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, किसी भी बॉडी से जो हीट एनर्जी जो लॉस हो रही है उसका जो दर है, उसका जो टाइम है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है, यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जगह पर यहाँ पे जो मिल्क है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और पानी है इसमें मिल्क 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहाँ पे आइस है, कौन जल्दी ठंडा होगा, अभी भी यही जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, बहुत कम है। तो बाहर का टेम्परेचर मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता है कि अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मायने नहीं रखता है, बाहर का टेम्परेचर मायने रखता है। यही न्यूटन का नियम था, न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग का, न्यूटन का सीधा नियम था। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आते हैं, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है वो 100 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर घट गया, ठीक है, उसका टेम्परेचर हमने कहा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो गया, हमने कहा कि कितना समय लग रहा है, टी मिनट, हमने कहा समय लग रहा है कितना, टी मिनट, और हमने कह दिया मान लो जो 12-13 सेकेंड 12-13 मिनट लग रहा होगा, हमने कहा 12 मिनट लग रहा है, चलो टी मिनट हटाओ, हमने कहा 12 मिनट, ठीक। अब 90 से 80 होने में कितना मिनट लगेगा, क्या अंदाजा है कितना मिनट लगेगा, 80 से 70 होने में कितना मिनट लगेगा, क्या अभी भी 12 ही 12 मिनट लगेंगे क्या, या इनके मिनट्स बढ़ जाएंगे, या इनके मिनट घट जाएंगे, क्या सोचना है तुम्हारा, बताओ क्या सोचना है। 100 से 90 होने में अगर 12 मिनट लगते हैं
तो 90 से 80 होने में जो समय लगेगा वो इससे ज्यादा होगा, मान लो कि 18 मिनट होगा, 17 से 18 मिनट। यहाँ पे समय और ज्यादा होगा, और ये मान लो कितना हो गया इसका, 25 मिनट मान लो। मतलब जो समय होता है ना वो बढ़ता है, जो टाइम होता है ना वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है, टाइम जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब ये क्या कहानी आ गई भाई, ये तो तुम्हारे ऊपर से बाउंस हो गया। अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का टेम्परेचर, अगर यहाँ पे भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर 10 हो रहा था, यहाँ पे भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा था, लेकिन पहले तो बहुत जल्दी कम हो गया, इसके बाद ज्यादा समय लगा, इसके बाद उसी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम करने के लिए और ज्यादा समय लग गया। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन भी वही है। जैसे हम लोगों ने अभी एक ये एग्जांपल लिया था, और हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ये जो मिल्क है ये ठंडा होना शुरू हो गया है, ये मिल्क तो ठंडा होना शुरू हो गया है, ठीक है, मिल्क ठंडा होना शुरू हो गया है, और जो वाटर है उसका टेम्परेचर हमने क्या कहा था कि बढ़ना शुरू हो गया है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो मिल्क पहले 100 से घटते हुए, ये जो मिल्क है तो 100 से घटते हुए कहाँ पे पहुंच गया है, मिल्क 100 से, अरे भाई व्हाइट कलर पे आओ, मिल्क 100 से घटते हुए कहाँ पे आ गया, 90 मिनट में आ गया, ठीक है, मिल्क 100 से घटते हुए 90 पे आ गया, और उसको समय कितना लग गया, हमने कहा 12 मिनट लग गया। अब जब मिल्क का टेम्परेचर कम हुआ होगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा होगा, मानी बात है भाई, हीट एनर्जी है, neither be created nor be lost, कहीं तो जाएगी कहीं से, तो इसका टेम्परेचर हमने कहा बढ़ गया है वाटर का टेम्परेचर, ठीक है। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो इनका जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस था वो बढ़ गया। अब टेम्परेचर का डिफरेंस जब बढ़ गया तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूले में बताया था कि जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। अब टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो घट गया, पानी का टेम्परेचर बढ़ा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से अब जो इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो घट गया। टेम्परेचर डिफरेंस घटने की वजह से क्या हुआ कि जो रेट ऑफ हीट लॉस था, यानी जो मिल्क जो ठंडा हो रहा था, जिस दर से मिल्क ठंडा हो रहा था वो घट गई, ठीक है। तो अब मिल्क को ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि मान लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे इसको भूल जाते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास 4 गिलास पानी रखा है, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 4 गिलास पानी रखा हुआ है भाई, ये गिलास टेढ़ा हो गया उससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी गिलास है, सब गिलास 250 ml वाले गिलास हैं, चाय की पत्ती के साथ में जो फ्री में मिला करते थे किसी जमाने में, अब नहीं मिलते, ठीक है। मान लो कि 4 गिलास में पानी रखा हुआ है, दिख रहा है, ये पहला गिलास है, ये दूसरा गिलास है, ये तीसरा गिलास है, ये चौथा गिलास है। अब तुम आ रहे हो दौड़ते हुए, धूप में खेल कर आ रहे हो, अब धूप में खेल कर आ रहे हो, तुम्हें बहुत प्यास लगी, इतनी भयंकर टाइप से प्यास लगी है कि बस मतलब पानी मिल जाए तो पानी में डुबकी मार ले, तो क्या करोगे, जैसे ही आओगे धूप से, मन कर रहा है पानी में डुबकी मार ले क्योंकि बहुत प्यास लगी, एकदम पूरा सुबह से शाम हो गई, पानी नहीं मिला है, पानी नहीं पिया, आते आते क्या करोगे, इस पानी को 1 मिनट लगेगा और इस गिलास को खाली कर दोगे, 1 मिनट में 1 गिलास खाली कर दिया, कुछ प्यास बुझ गई, ठीक है। फिर जब इस गिलास पे आओगे तो क्या किया, अब इस गिलास को खाली करने में अपने को मान लो 3 मिनट लग गए, क्योंकि जो एकदम से जो प्यास लगी थी ना वो तो बुझ गई थी, इसको खत्म करने में उसी गिलास को देखो अब 3 मिनट लग गए, क्योंकि प्यास काफी बुझ चुकी है, तो इस गिलास को खत्म करने में अब 7 मिनट लग गए, क्योंकि प्यास पूरी तरीके से बुझ चुकी थी, लेकिन अब वाला भी गिलास सोचा कि ला पानी पी ही डाले, तो इस गिलास के पानी को चाय की तरह सिप करके पीने लगे, और इसको खत्म करने में हमने कहा कि 12 मिनट लग गए, इसको खत्म करने में हमने कहा क्या लग गए, कितने लग गए, 12 मिनट लग गए। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि इस गिलास को तो तुमने 1 ही मिनट में खत्म कर दिया, ये भी 250 ml का गिलास था, और इस गिलास को पीने में तुम्हें 12 मिनट लग गए, वो भी 250 ml का गिलास था। तो डिपेंड इस चीज पे करता है कि जब कोई भी बॉडी क्या करती है, अवशोषण करती है या उत्सर्जन करती है, तो उसकी स्टार्टिंग के उत्सर्जन की दर तो बहुत तेज रहती है,
लेकिन जब वो उत्सर्जित कर देती है, अवशोषित कर लेती है, तो फिर उसकी दर्द जो होती है वो क्या होती है, घटने लगती है, उसकी प्यास होती है वो बुझने लगती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जब 100 से 90 गया तो 12 मिनट में हो गया। अब 90 से 80 घटाने में 18 मिनट लग गए और 80 से 70 घटाने में 25 मिनट लग गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ये नहीं होता है कि जितना मिनट की 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने में सेम मिनट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज डिपेंड करती है कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो भी तो साथ साथ बढ़ रहा है। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। मान लो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर पहले यहाँ पे था, बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे था, बाहर का टेम्परेचर कुछ घटा, तुम्हारी बॉडी मतलब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ घटा और बाहर का टेम्परेचर कुछ बढ़ा, तो इनके बीच में जो डिफरेंस था वो तो कम हो गया। अब डिफरेंस कम हो गया तो जो रेट ऑफ हीट लॉस तुम्हारी बॉडी कर रही थी वो क्या हो गई, वो भी कम हो गई। तो पहले अगर उसको 10 डिग्री घटाने में 5 मिनट लग रहे थे, तो अब उसको वही 10 डिग्री घटाने में 8 मिनट लगने लगेंगे। अब वो और घटेगा, ये और बढ़ेगा। अब रेट ऑफ हीट जो डिफरेंस है टेम्परेचर के बीच में और कम हो गया, और कम हो गया, तो तुम्हारी बॉडी को जो घटाने में 8 मिनट लग रहे थे, अब उसी चीज को घटाने में 15 मिनट लगने लगेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इस पे फॉर्मूला भी होता है, देख लो क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, मान लो हमने कहा कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो थीटा नॉट है, हमेशा याद रखना। जो बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो पहले थीटा 1 था, ठीक है, फिर टी टाइम के बाद उस बॉडी का जो टेम्परेचर हो गया, ये बॉडी का इनिशियल प्रारंभिक तापमान था तुम्हारी बॉडी का, और टी समय बाद उस बॉडी का जो फाइनल बॉडी का जो टेम्परेचर हो गया वो हमने कहा कितना हो गया, थीटा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है तुम्हारा थीटा 1 प्लस थीटा 2, नहीं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 घटेगा, क्योंकि पहले इनिशियल टेम्परेचर तो ज्यादा ही था बॉडी का, अपॉन टी जो भी समय लगा इज इक्वल टू के, यह हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 माइनस थीटा नॉट। ये के क्या है, के ये बताता है अपने को कि किस दर से वो चीज कम हो रही है, ठीक है, किस दर से बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, वो यहाँ पे के बता रहा है अपने को। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना होगा। देखो इस फॉर्मूले को सही तरीके से देख लो। तो हमेशा याद रखना, किसी भी वस्तु का अगर तापमान घटता है, ठीक है, तो अगर इस पहले उसका तापमान 90 से मान लो 80 हुआ किसी टी टाइम में, तो 80 से 70 डिग्री होने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, हमेशा याद रखना, वो जो समय होगा वो इस टी के क्या बराबर होगा, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है, या टी से कम होगा या टी से ज्यादा होगा। इसी ऑप्शन इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन मतलब 0 होगा। तो बराबर नहीं होगा ना कम होगा, बल्कि क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लो कि एक रूम है, हम जिस रूम में बैठे हुए हैं, अमूमन हम मान लेते हैं कि रूम का टेम्परेचर हमने कहा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम का, ठीक है। और जो एक कप में चाय रखी हुई है, और चाय का टेम्परेचर हमने कहा कि उबलती हुई चाय लोगे, ठंडी चाय लोगे, उबलती हुई चाय ले लेते हैं, है ना। अब एकदम तो छान के नहीं लाओगे, थोड़ा ठंडी हो जाएगी। मान लो कि हमने कहा चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। अब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने में हमने कहा मान लो कितना समय लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन ये है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे देख लो, क्योंकि वो फॉर्मूला बताया है, इसलिए वही ये क्वेश्चन यहाँ पे बता भी दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
वहां पे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर से करेंगे ही करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि जो आपका फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले पे जरा वापस जाओ। फॉर्मूला क्या था, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इज इक्वल टू के, ब्रैकेट ओपन करोगे θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 प्लस का θ0, यही था ना फॉर्मूला, माइनस का θ0 था। हाँ माइनस का θ0 होगा, माइनस ही होगा, सही था वो फॉर्मूला। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, वो समय कैसे निकालोगे, वो समय निकालने का तरीका है आपका कि θ1 कितना है स्टार्टिंग में 80, θ2 है 70, कितना समय लगा 5 मिनट, के θ1 है 80, θ2 है 70 अपॉन 2, और रूम का टेम्परेचर कितना है 30, कितना है 80 में 70 क्या बचा 10/5 इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा 714 15 150 बटे 2 माइनस का 30, ये कितना हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा 75 में से 30 गया तो कितना बचा 45 के, तो के की वैल्यू आ गई 2/45 पर मिनट, क्योंकि समय मिनट में लिया गया था। ठीक है, अब क्योंकि ये के नहीं निकालना था, निकालना तो था कि 70 से 60 होने में कितना समय लगेगा, तो पहले के निकालना पड़ेगा, बिना के निकाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर से सेकंड स्टेप लोगे, वो तो फर्स्ट स्टेप हो गया था। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, वही फॉर्मूला लोगे θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इज इक्वल टू के, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस का θ0। अब की बार θ1 तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि 80 से 70 तो देख ही लिया है, 70 से 60 जाना था तो 70 से 60 कर दो, यहाँ पर 70 से 60 कर दो, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 60, तो इसी का समय निकालना था। के की वैल्यू कितनी आई 2/45 आई, ये हो जाएगा 70 प्लस 60/2 माइनस का रूम का टेम्परेचर 30, सब कुछ सेंटीग्रेड में है टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 7 था ना, यहाँ पे कितना बचा 10/t इज इक्वल टू 2/45, ये टी तो तुम्हें निकालना है, तो इसको तो छोड़ोगे नहीं, इसको तो पकड़ के रखोगे, 6 6 12 1 13 130/2 माइनस का 30, तो ये कितना हुआ 10/t इज इक्वल टू 2/45, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 6 12 2 5 10 माइनस का 30, 2/45 इंटू 65 में 30 गया नहीं 35, और ये 10/t था, है काट दो भाई, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, और ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, कितना बचा काट पीट के 5/t इज इक्वल टू 7/9, यही तो हुआ, यानी t 7t इज इक्वल टू 45, यानी t इज इक्वल टू 45/7, यानी कितना हो गया 7 6 42, सही किया कैलकुलेशन ना। पैंसठ 5 3 7 9 7/9 और ये 5 ये हो गया, हाँ ठीक है भाई, 7 6 42 और कर ये बचा 30 और ये हो गया 7 चौको 28, और फिर बचा 20, 30 7 चौको 28 बचा 20 और ये हो गया 7 14, लगभग इतना मिनट, यानी अब देखो जरा क्या था क्वेश्चन में, क्या था अपना, कितना मिनट लग रहा है 6.42, कहाँ चले गए तुम, वापस आओ, 6.42, तो कितना समय लग रहा है यहाँ पे 6.42, ठीक है, यानी 5 मिनट से ज्यादा,
लगभग 6.5 मिनट लग रही है। तो एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इस तरीके से तो एग्जाम में क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, समय बहुत लग जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है इन क्वेश्चंस को करने की। अब जरा ट्रिक जरा ध्यान से देखो, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये होती है, नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं इसको। ट्रिक ये होती है कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, तो चाय थी उसका टेम्परेचर 80 से 70 गया, कितने डिग्री पर, कितने मिनट में, 5 मिनट में, और 70 से 60 तुमसे पूछा गया था, 70 डिग्री से 60 डिग्री का समय तुमसे पूछा गया था। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसके ऑप्शन कुछ ऐसे दिए होंगे, एक ऑप्शन में तो लिखा रहेगा कि 5 मिनट लगेगा, एक ऑप्शन में लिखा रहेगा कि 3 मिनट लगेगा, ठीक, एक ऑप्शन में लिखा रहेगा कि ये एकदम एग्जैक्ट 6.5 मिनट, और एक ऑप्शन में लिखा रहेगा कितना, लगभग मान लो 9 मिनट। तो देखो ध्यान से देखना कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि बराबर समय लगता नहीं है, कम समय लगता नहीं है। ऑप्शन सिर्फ तुम्हारे पास यही दो बचेंगे जिसमें तुम्हें एलिमिनेशन करना होगा कि इसमें कोई एक सही होगा एक गलत होगा। हमेशा याद रखना कि जो समय लगता है ना वो लगभग 1.5 गुने के बराबर ही, 1.5 गुने से कम या 1.5 गुने से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब 5 मिनट का 9 मिनट नहीं होगा, 5 से 9 नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट का अगर 1.5 गुना करोगे तो कितना होगा, 7.5 होता है ना। 5 मिनट का 1.5 गुना जो होगा वो कितना होगा तुम्हारा, 7.5 होगा। तो 7.5 के अप्रॉक्स में समय लगता है, यानी तो समय लगता है क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना था, समय कितना लिया, वो सब चीज में अंतर होता है, मतलब अलग अलग रहता है, तो लगभग 1.5 गुना होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, लगभग 1.5 गुना होता है, इसके बराबर होता है, या इससे कम होगा या इससे थोड़ा ज्यादा होगा या 1.5 गुना होगा, ठीक है। तो 7.5 था तो इसमें कितना समय लगा, 6.5 लगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 1.5 गुना हो जाए, जैसे कि मान लो कि पहले 12 मिनट लग रहे थे, अब 12 मिनट का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 12 और 6 18। तो मान लो कि पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने में 12 मिनट लग रहे थे और दूसरे 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने में तुम्हें लग सकते हैं 19 मिनट, ठीक है। लगभग 1.5 गुना से बराबर होता है या 1.5 गुना से कम होता है, 1.5 गुना ज्यादा होता है। तो एक मोटा मोटा चीज पकड़ के रखना, 1.5 गुना। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूटन के शीतलन नियम पर आधारित होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अपना जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और तुम्हारा प्लैंक हाइपोथेसिस, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। चलो।